Good morning to all. In the last class, we have studied about the occupational structure and the infrastructure during the colonial period on the eve of independence. Now we are going to reach our next topic and the almost last topic, that is causes for infrastructure development. What are the simply reasons why the infrastructures was to serve the colonial interest? Basically, these are the some points. The main reason to develop infrastructure was to serve the colonial interest. Okay, simply जो colonial interest था, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का colonial पीरियड में उसका रीज़न यही था टू हैव इफ़ेक्टिव चेक ऑन द वास्ट इकोनॉमिक टेरिटरी। जो भी इकोनॉमिक टेरिटरी है उसको इफ़ेक्टिवली चेक करना कि प्रॉपरली यहाँ पे वर्क हो रहा है कि नहीं, कितना ज़्यादा। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी तो ईज़िली हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस और गुड्स का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन भी ईज़िली कर सकते हैं। टू मेक ह्यूज प्रॉफिट बाय लिंकिंग रेलवेज विद द मेजर इंडियन पोर्ट्स। देखिए, जब रेलवे क्या है डिफरेंट मेजर इंडियन पोर्ट से क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी, तो जो भी इंडिया में क्या हो रहे हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, एक्सपोर्ट होना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, उन गुड्स को प्रोड्यूस कराना और फिर अपनी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो इससे क्या होगा कि वो ईज़िली जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेलवे के थ्रू पोर्ट तक पहुंच जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गुड्स का मूवमेंट होगा। टू इन्वेस्ट ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, इन्वेस्ट करना ब्रिटिश फंड को इंडिया में कि जो कुछ फंड्स वो क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ डेवलप करेंगे, कुछ फर्दर प्रोडक्शंस के लिए करेंगे कि उसके थ्रू क्या हो, मोर एंड मोर प्रॉफिट मिले। Real motive to develop infrastructure was not to provide basic amenities to the people but to serve various selfish interests of the British government। देखिए, जो रियल मोटिव एग्जैक्टली मोटिव था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, वो कोई भी जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का नहीं था ब्रिटिशर्स का। बस ये था कि उनका एक सेल्फिश इंटरेस्ट था कि अगर रेलवे डेवलप हो जाएगी या कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा तो वो ईज़िली ट्रांजैक्शंस क्या कर सकते हैं और गुड्स क्या हैं, ईज़िली मूव कर सकती हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज़ इंडिया टू ब्रिटेन। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वी हैव सीन मैनी reasons or various circumstances that the India has been exploited by the Britishers, but there are also some positive points that we can say that the British rule in India has give us the more and more innovation also. Let's see some topics. Though British rule in India was in way colonial exploitation of Indian economy, however, in the process of exploiting India, some of the ways or means adopted by the British government proved positive for India। ठीक, कि जो भी ब्रिटिश रूल था उनका मेन मोटिव क्या था कि एक्सप्लॉइटेशन करना इंडिया का, बट उस एक्सप्लॉइटेशन के साथ उनका ये भी था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया वो क्या हुआ, वो कुछ इंडिया के लिए पॉजिटिव भी हो गई, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस भी हो गए इंडिया के लिए। सम ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ agriculture, encouragement to commercialize the agriculture proved boon for India as it implied a good breakthrough in agriculture। देखिए, इंडिया में पहले क्या होता था कि जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता था वो फूड क्रॉप के लिए होता था, मतलब अपनी बेसिक फैसिलिटीज़, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो लोग क्या करते थे, क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। With the entrance of the British government, they know to produce the cash crop also। वो लोग ये भी जाने कि हम लोग
कैश क्रॉप का भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। उन क्रॉप को मार्केट तक पहुंचाएंगे तो हमें क्या होगी, इनकम जनरेशन भी हमें होगा। इट शोड द वे टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाय सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस, कि इससे क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी भी शो हो रही है। कैसे कि अगर कोई भी सरप्लस अमाउंट है, मतलब गुड्स का या क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, तो एक्स्ट्रा अमाउंट वो क्या कर दे रहे हैं, बाहर भेज दे रहे हैं इसको। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने लिए सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, मतलब वो अपने लिए रख के जितना एक्स्ट्रा है उसको क्या कर दे रहे हैं, वो मार्केट तक रीच आउट कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कुड चेक ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, विद द इंट्रेंस विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ रोड क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स बनी, रेलवे का हुआ, 1850 में क्या हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस हुई, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स भी क्या हुए, इनोवेट हुए, या हम जान पाए कि इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Development of post and telegraph opened up new opportunities of growth and improved administrative efficiency. ठीक है, with the entrance of the British government, we know also about the post and telegraph. The system of electric telegraph served as the purpose of maintaining law and order. जो electric telegraph था वो भी कैसे यूज़ होने लगा, for the लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसका भी यूज़ होने लगा। चेक ऑन फेमाइंस। डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ फूड सप्लाई एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग फेमाइंस और एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट हो गए, कम्युनिकेशन डेवलप्ड हो गए, वो क्या किए, रेगुलेशन ऑफ फूड सप्लाई। उससे क्या हुआ, जो फूड सप्लाई थी, जो फूड प्रोड्यूस हो रहे थे, वो डिफरेंट रीजन में इंडिया के क्या हो रहे थे, रीच आउट हो जा रहे थे। एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग फेमाइंस और एनी अदर नेचुरल कैलामिटीज़। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होने से, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ होने थे, जहाँ पे देखा जा रहा था कि कोई फेमाइंस है, यहाँ पे कोई चीज़ की कमी हो गई है, तो वहाँ पे ईज़िली क्या है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ भी रीच आउट हो जा रही थी और फूड सप्लाई भी ईज़िली हो जा रहा था। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इनिशिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अगर रोड और रेलवेज़ पे भी जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या शो किया कि इंडिया इज़ इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर अ ग्रेट सपोर्ट इन एमरजेंसीज। जो भी एमरजेंसीज होती थी उस कंडीशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकॉनमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक, ब्रिटिश रूल ने क्या किया, क्या डेवलप किया कि पहले इंडिया क्या था, बार्टर सिस्टम यूज़ करता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बट उसके प्लेस पे अब क्या हुआ कि मॉनेटरी सिस्टम यूज़ हो गया, मतलब मनी के टर्म्स में एक्सचेंज होने लगे। पीपल लर्न टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जो पीपल थे इंडिया के, वो लर्न कर गए, वो समझ गए कि मनी को हम कैसे एक एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि इसको मेजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर मनी। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। The British government followed an effective and efficient administrative setup which left a legacy of effective work culture for people of India। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत मतलब इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडिया के लिए छोड़ रखा था, शो कर दिया था, जिससे क्या कर दिया था, विच लेफ्ट अ लिगेसी ऑफ अ इफेक्टिव वर्क। इससे जो भी पीपल थे इंडिया के, उनके लिए एक लिगेसी मेंटेन हो गई कि हमें भी क्या है, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह काम करना है। उनका इतना प्रॉपर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन था, मैनेजमेंट था, जो यहाँ के पीपल को क्या कर रहा था, इन्फ्लुएंस कर रहा था। दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेकोनर फॉर आर पॉलिसी प्लानर एंड पॉलिटिशियन। रेकोनर सिंपली मीन्स प्रिडिक्शन करना, कि ये क्या था, रेडी, कोई भी हम लोग पहले से किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने लगे। पॉलिटिशियंस क्या थे, उसके बारे में थिंक करने लगे कि इन केस ऐसी कंडीशन आएगी तो व्हाट वी हैव
व्हाट वी हैव टू डू। तो ये क्या था कि प्रिडिक्शंस भी लोग करने लगे फॉर आर पॉलिसी प्लानर। जो भी पॉलिसी को प्लान कर रहे थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो सारा पहले से ऑलरेडी प्रिडिक्शन करके पहले से पूरी वेल प्रिपेयर्ड होते थे कि अगर इन दैट कंडीशन ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक। In next class we will study the next chapter. Good morning to all. In the last class we have completed the chapter 1, Indian economy on the eve of independence. In today's class we are going to start new chapter 2, that is Indian economy 1950-1990. In this chapter we have to study what is the exactly India's economy between the 1950 to 1990. Let's brief what we have to study in this chapter. First is economic system, economic planning, goals of 5-year plan, evaluation of achievement of goals of 5-year plans, agriculture, industry, trade policy, critical appraisal of economic planning till 1991, and failures of planning till 1991. Let's start. In the previous chapter we have studied the state of Indian economy on the eve of independence. On 15 August 1947 India woke to a new dawn of freedom. Now the job of nation building was in our own hands. We had to think of the type of economic system which would be suitable for the nation. ठीक है, in the last chapter में हमने पढ़ लिया कि इंडियन इकॉनमी की कंडीशन क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हुआ ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वोक टू न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम. डॉन सिंपली मीन्स बिगनिंग, स्टार्टिंग. तो 15 अगस्त 1947 में इंडिया क्या हुआ, इंडिया वोक मतलब जागा, किस लिए, एक न्यू फ्रीडम, एक उसको उस दिन क्या थी, फ्रीडम मिली और कुछ अपने लिए, कुछ अपनी कंट्री के लिए कुछ नया स्टार्ट करने को. पूरी इकॉनमी किसके अपने हाथ में आ गई थी. नाउ द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज इन आवर ओन हैंड, कि नेशन बिल्डिंग का जो जॉब था, जो काम था, वो अब हमारे हाथ में आ गया था. वी हैड टू थिंक ऑफ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. अब हमें ये सोचना था कि किस टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द नेशन, जो क्या हो, अपनी कंट्री के लिए एकदम सुटेबल हो. वो कैपिटलिज्म होना चाहिए या सोशलिज्म होना चाहिए या उससे कुछ और होना चाहिए. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमिक सिस्टम है, बट जो सोशलिज्म था उसको जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज़्यादा अपील की, कि उन्होंने कहा कि हम इसको क्या, अपनी इंडिया के लिए इसको प्रेफर करते हैं, सोशलिज़म सिंपली मीन्स कि पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ना मार्केट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी एंड दी सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी. तो सोशलिज़म इज़, दिस इज़ क्वेश्चन फॉर यू, सोशलिज़म इज़ सेंट्रली प्लान्ड or market economy, we have already studied. Okay, however he was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union, where all the means of production, that is all the factors, farms in the country were owned by the government. ठीक है, वो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ये भी फेवर में नहीं थे कि जैसा सोवियत यूनियन में, सोवियत में है, वैसा हमारा क्या हो, सेम काइंड का सोशलिज़म हो, कि जो भी सारी एक्टिविटी करनी है प्रोडक्शन की, कितना प्रोडक्शन करना है, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो पूरा किसके हैंड में आ जाए, गवर्नमेंट के ही हैंड में आ जाए. पूरा कंट्रोल किसके हैंड में हो, गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में. वो ऐसा भी सोशलिज़म नहीं चाह रहे थे. देयर वॉज नो प्राइवेट ओनरशिप, जहाँ पे क्या हो, कोई भी प्राइवेट ओनरशिप ना हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं हो, कोई प्राइवेट ओनर ना हो जो उसको रेगुलेट करे. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था कि जहाँ पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, कि यहाँ पे ऑलरेडी फ्रीडम इतनी दी गई है और उसमें भी ऐसा हम गवर्नमेंट इम्पोज कर दे कि कोई भी प्राइवेट ओनरशिप की स्पेस ही ना हो.
for the government to change the ownership pattern of land and other properties of the citizen in the way that it was done in the former सोवियत यूनियन। ठीक है, ऐसा कुछ ना करना पड़े कि जो भी ओनरशिप का पैटर्न हो, जो भी प्रॉपर्टीज़ हो सिटीजन की, वो पूरा उसकी तरह रेगुलेट होने लगे जैसे ऑलरेडी सोवियत यूनियन में हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या था कि इंडिपेंडेंस मिल गया था, अब पूरा जो हमारा था सब कुछ था नेशन बिल्डिंग का, वो किसके हाथ, हमारे हाथ में आ गया था। फिर इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किस टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, वेदर इट इज़ सोशलिज़म, कैपिटलिज़म। बट जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, सोशलिज़म को प्रेफर करना चाहिए। सोशलिज़म सिंपली मीन्स, मैं आपको बता ही देती हूँ कि पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, जो आपने क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुका है। ठीक, तो पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा कि ऐसा भी नहीं चाहिए कि जैसा सोवियत यूनियन में कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के ही पास हो, क्यों यहाँ पे कुछ प्राइवेट ओनरशिप भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया डेमोक्रेटिक है, और डेमोक्रेसी में ऐसी पोजीशन और ऐसी कंडीशन को हैंडल करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। फिर नेहरू एंड many other leaders and thinkers of the newly independent India choose an alternative to extreme version of capitalism and socialism। ठीक है, नेहरू और जो अदर भी लीडर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने क्या किया कि वो लोग एक नया ऑल्टरनेटिव सर्च किया, एक ऑल्टरनेटिव की वो क्या हो, एक्सट्रीम वर्जन, नया वर्जन हो किसका, कैपिटलिज्म एज वेल एज सोशलिज्म का। दे फाउंड द आंसर इन एन इकोनॉमिक सिस्टम विच कुड कंबाइन द बेस्ट फीचर ऑफ सोशलिज्म विदाउट इट्स ड्रॉबैक। ठीक है, उन्होंने एक आंसर पाया, उन्होंने एक रिज़ल्ट पाया कि इकोनॉमिक सिस्टम वैसा हो जहाँ पे दोनों का बेस्ट फीचर को कंबाइन किया, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। और सोशलिज्म के जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जितने भी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बेस्ट फीचर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, लेंगे। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी विद द स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। इसके साथ क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या होगी, सोशलिस्ट सोसाइटी तो होगी जिसमें क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा, जो भी पब्लिक सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बट ऑल्सो विद द प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसमें कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वेल एज डेमोक्रेसी भी होगी। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकॉनमी इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करवाएंगे, कि प्राइवेट सेक्टर को भी करेंगे, कहेंगे कि आप भी आइए और कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करिए। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोसेस होगा ग्रोथ का वो बहुत ज़्यादा स्पीडली क्या होगा, रन करेगा। The Industrial Policy Resolution of 1948 and the Directive Principle of the Indian Constitution reflected this outlook। ठीक, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1948 में फर्स्ट इंडियन पॉलिसी बनाई थी। इंडियन पॉलिसी में वो सारे की कितने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पे होंगी, जो भी इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम थे, पॉलिसी थी, उनको क्या किया गया था, प्रिपेयर किया गया था। तो इन 1950 द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन विद द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान हैड बिगन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो 1948 का IPR है, इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें क्या था, ये डिसाइड किया गया था कि इकॉनमी क्या होगी, हमारी इकॉनमी क्या होगी, मिक्स्ड इकॉनमी होगी, कि उसमें क्या होंगे, सोशलिज़म भी होंगे, सोशलिज़म के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, एज वेल एज़ प्राइवेट सेक्टर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। 1950 में क्या गया, एक प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया जिसमें प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, उसका हेड होगा, चेयरपर्सन होगा, विद द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स हैड बिगन। 1950 में 5 ईयर प्लान्स भी बिगन हुआ। अब क्या होता है 5 ईयर प्लान्स एंड प्लानिंग कमीशन, वी विल स्टडी इट फर्दर। ओके, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम विच सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी कंट्री की, इकॉनमी की क्या करता है, उससे रेफ़र करता है।
उसको सॉल्व करता है। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी अराइजेज बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। वी नो वेरी वेल कि देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट देयर human wants are also unlimited, but the resources are limited. These problem are what to produce and how much. Okay, first problem is what to produce and how much. What it is not decided till yet ki what we have to produce is and in which quantity. Second is how to produce. We don't know ki whether we have used labor intensive products or labor or capital intensive. Okay, third one is for whom to produce, कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वुड टेक प्लेस, कैसे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, पर्सनल के लिए करेंगे कि फंक्शनल. फंक्शनल मीन्स जो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनमें हम कैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. द सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द कंट्री फॉलोज. ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री, कोई भी कंट्री कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रही है. इन अ मार्केट और कैपिटलिस्ट इकॉनमी means of production are owned and controlled by the private sector and those are produced that are in demand. ठीक है, कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन क्या है, ओन्ड और कंट्रोल कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर करेगा, और उसके हिसाब से गुड्स का प्रोडक्शन होगा कि जितनी उसकी डिमांड है. डैट इज़ द गुड डिमांड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली इधर इन द डोमेस्टिक मार्केट और इन द फॉरेन मार्केट. ठीक है, कि गुड्स का हम देखेंगे कि गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो किधर की ओर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कि वो किधर जाएंगे, कि डोमेस्टिक मार्केट में हम इसका सोल्ड करेंगे कि फॉरेन मार्केट में. इन दिस सोसाइटी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइडेड व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ठीक है, जो सोसाइटी के मार्केट फोर्सेस है, मार्केट फोर्सेस में सिंपली डिमांड एंड सप्लाई, वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ओके, देन हाँ, if cars are in demand, car will be produced, and if bicycles are in demand, bicycles will be produced. If labor is cheaper than capital, labor intensive technology will be used and vice versa. इन दिस, ठीक है, ये करता है कि अगर कार हमारे डिमांड में है तो हम कार का प्रोडक्शन करेंगे, अगर बाइसिकल डिमांड में है तो हम बाइसिकल का करेंगे. अगर लेबर क्या है, लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है तो हम लेबर इंटेंसिव को यूज़ करेंगे. इन दिस इकॉनमी गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर और एबिलिटी. ठीक है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उनको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, परचेजिंग पावर की, कितना किसी इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर है, कितना उसमें एबिलिटी है कि वो कितना गुड्स को परचेज कर सकता है. देन इट इज़ नॉट बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, कि पीपल को क्या ज़रूरत है इससे मैटर नहीं करता. परचेजिंग पावर को हम किस में मेजर करते हैं, मनी में, कि कितना किसी इंडिविजुअल के पास मनी है वो कोई कमोडिटी को क्या करे, परचेज कर सके. हाँ, फॉर एग्जाम्पल लो कॉस्ट हाउसिंग इज़ द नीड फॉर द सोसाइटी बट इट इज़ नॉट सीन एज द डिमांड. ठीक है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग है, मतलब जो हम हाउस ले रहे हैं वो लो कॉस्ट पे, वो नीड है सोसाइटी की, बट इट इज़ नॉट सीन एज डिमांड. इसको हम डिमांड नहीं देख रहे हैं, बिकॉज द पुअर पीपल डू नॉट हैव परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड. क्योंकि कोई भी अगर पुअर पीपल है उसके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती है कि वो अपने सारे डिमांड को क्या कर सके, फुलफ़िल कर सके. एज अ रिज़ल्ट दिस कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस एज पर दी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इसके लिए क्या होगा कि हम उन वैसे प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि जिनकी एकदम ही ज़ीरो डिमांड है. हम वैसे ही प्रोडक्शन करेंगे वैसी कमोडिटी की जिनकी क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा है. In a socialist economy, means of production and owned and controlled by the government, and the government decide what goods are to be produced in accordance with the need of the society. ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नीड ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, कि जो भी प्रोडक्शन है ओन्ड कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce. It is assumed that the government knows what is good for the people of the country
इसमें ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट ये जानती है कि कौन से गुड्स क्या हैं किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, एंड ऑल्सो डिज़ायर ऑफ कंज्यूमर आर नॉट गिवन मच इम्पॉर्टेंस। जो कंज्यूमर की डिज़ायर है, जो कंज्यूमर वांट है, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है। इन दिस सोसाइटी the government decide what and how for whom to produce. Yeah, simply in this economy goods produced are distributed among consumer on the basis of what people need. ठीक है, जिस इस इकॉनमी में जो भी गुड्स क्या होंगे प्रोड्यूस्ड होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कंज्यूमर में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड। क्या लोगों की नीड है, क्या पीपल की नीड है, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे प्रोड्यूस होंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। किसी की परचेजिंग पावर को देख के नहीं किया जाएगा, इसमें जो लोगों की नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। एग्जाम्पल, अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स पीपल। कोई भी जो सोशलिस्ट नेशन है वो क्या करता है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचता है कि कोई भी फ्री हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया जाए। ये सब क्या है, जो भी सोसाइटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन होता है। उनकी परचेजिंग पावर नहीं देखा जाता है, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है कि हम लोग अपनी सोसाइटी का क्या करें, वेलफेयर भी करें। बट इन प्राइवेट, दैट इज़ मार्केट और कैपिटलिस्ट, इनका मेन वो क्या होता है, परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं और पीपल की नीड नहीं देखते हैं, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर दी 3 क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी, सो दैट द मार्केट एंड द गवर्नमेंट टुगेदर डिसाइड what we have to produce, for whom to produce and how to produce. In a mixed economy the market will provide those goods and services it can produce well. ठीक है, वो मार्केट वैसी गुड्स को प्रोवाइड करेगा जो जिनको हम प्रॉपरली, जिनको हम एफिशिएंटली क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। एंड द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट फेल्स टू डू, और देन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इसेंशियल गुड्स which the market fails to do, which market does not provide, then the government will provide that essential goods and services.